Hello friends, I am Tanuj Kumar and today's topic is frame of reference. कि motion is just a change of position of any object with respect to its surrounding in a interval of time. motion का दो चीज़ों से लिंक है, पहला क्या सराउंडिंग, ठीक है, और दूसरा क्या टाइम। अगर मैं सिंपल डेफिनेशन बताऊं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ डायरेक्शन सिस्टम एंड stopwatch. Okay, direction system plus watch। तो इन दोनों का जो सेट होता है उसे एक फ्रेम के फॉर्म में हम कहते हैं। तो किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी भी अगर ऑब्जेक्ट अगर वो मूविंग कंडीशन में हो, या फिर उसकी वेलोसिटी बताना है, या फिर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, या तो फिर वो रेस्ट में है, तो उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ को तो रेफरेंस लेना होगा। तो उसके लिए हम किसको रेफरेंस लेते हैं? सराउंडिंग को रेफरेंस लेते हैं। अब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए सराउंडिंग को हम रेफरेंस तो ले लेते हैं, लेकिन उसकी पोजीशन बताने के लिए कि वो कितनी दूर है और किस जगह पर है, तो उसके लिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। यस, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, वही है डायरेक्शन सिस्टम। अपना डायरेक्शनल सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही कहते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी बॉडी अगर यहाँ पर है और ये काफ़ी देर से, जैसे कि ये चौक है, इस पोजीशन में है काफ़ी देर से, मतलब कि कुछ इंटरवल ऑफ टाइम 5 मिनट बाद, तब भी ये यहीं पर है, तो हम क्या कहते हैं कि ये रेस्ट में, एज कंपेयर टू सराउंडिंग, यानी कि इस बोर्ड के कंपेयर में, है ना, इस कैमरे के कंपेयर में, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन अगर अर्थ के बाहर से कोई देखेगा तो अर्थ तो रोटेट हो रही है, तो यानी कि ये चौक अगर रेस्ट में है तो वो भी रोटेट होगी। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होती है? आगे पीछे का डायरेक्शन, तो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। एक ऊपर नीचे का डायरेक्शन हो गया, तो इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया, ठीक है। और एक जेड एक्सिस होती है, यानी कि बाहर की तरफ जाना, और एक अंदर की तरफ। ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्लेस्ड है, ठीक है। तो अब ये टाइम के हिसाब से 5 मिनट बाद भी यहीं पर है, तो इसका मतलब ये क्या है? रेस्ट कंडीशन में, ठीक है। अब उसकी पोजीशन बताना हमको, तो हम क्या करेंगे, उसके उसके सराउंडिंग में जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो उससे हम इसकी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि एक्स से 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो एक्स से 4 में है और वाई से 1 2 में है, ठीक है। तो 4:2 ये उसकी पोजीशन हो गई रेस्ट कंडीशन में, ठीक। अब अगर ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है और आगे जा रहा है, तो ये उसका पाथ बन गया, अब यहाँ पर आके रुक गया वो, ठीक है। फिर और आगे जा रहा है, तो ऐसे अलग अलग पोजीशन है, तो उनको हम इनसे, आप समझ रहे हैं ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से हम उसको बता सकते हैं। तो वही है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब। अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में कहा कि एक व्हीकल है जो कि ट्रेवल कर रही है, तो उसके अंदर दो पर्सन है, एक ए और एक बी, और बाहर जो ग्राउंड में है एक पर्सन, वो है सी। तो अब ए के लिए जो बी है वो रेस्ट कंडीशन में है, और बी के लिए जो ए है वो भी रेस्ट कंडीशन में। लेकिन सी के लिए ए भी किसी वेलोसिटी से जा रहा है और बी भी किसी वेलोसिटी से जा रहा है, और दोनों की वेलोसिटी सेम है। किसके बराबर है? जो कि व्हीकल की वेलोसिटी वी है। सी का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो ग्राउंड है, लेकिन जो ए और बी के जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो व्हीकल है। तो इसीलिए इनके लिए कंडीशन चेंज हो गई कि ये दोनों एक दूसरे के लिए रेस्ट में है, लेकिन सी के लिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड हो गया, तो इसलिए ये दोनों मूविंग में आ गए। तो समझ में आया कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग कंडीशन पता चल जाती है अपन को, ठीक। तो एक सिंपली अगर फॉर्म में मैं कहूँ, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड टाइम वॉच बाय विच एन ऑब्जर्वर कैन ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट और वेलोसिटी और डायरेक्शन और एनी पैरामीटर ऑफ मोशन। फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी दो प्रकार के होते हैं, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ
रेफरेंस। सिंपल सी डेफिनेशन इनकी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है जो कि न्यूटन लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करते। न्यूटन लॉ मतलब कि जैसे कि न्यूटन लॉ में जैसे मैंने कह दिया कि एक लॉ होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसमें एक और कंडीशन क्या रहती है, जो बॉडी है, मतलब जैसे व्हीकल था उस केस में, तो वो जो व्हीकल था वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जाना चाहिए, यानी कि नॉन एक्सीलरेट होना चाहिए। ठीक है, उस व्हीकल की यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। और दूसरा, या तो फिर और अपन इसको क्या क्या लिख सकते हैं, नॉन एक्सीलरेट। ठीक है, नॉन एक्सीलरेशन की अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है उस व्हीकल की तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले जाएगा, यानी कि वो न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं करेगा। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अगर वेलोसिटी में चेंज आए नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, है ना, तो इसलिए चेंज इन वेलोसिटी यानी कि एक्सीलरेशन अगर होगा तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसके मैंने एग्जांपल आपको बताऊंगा ना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। जैसे कि पहला केस मैंने ले लिया, केस वन में एक बोट है और या तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है या तो फिर रेस्ट में है। ठीक है, या तो फिर वो रेस्ट में है या तो फिर 5 मीटर पर सेकेंड से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है। और यहाँ पर एक बच्चा है, एक बॉय है, उसके हाथ में बॉल है और उसने कितने 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इस बॉल को फेंका। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और वो अपने आप कितनी दूर जाके गिरी वो बॉल, अपने आप वो बॉल जाके गिरी 10 मीटर में गिरी। ठीक है, अब इसमें न्यूटन लॉ लगाते हैं अपन, और टाइम हमने स्टॉप वॉच से टाइम देख लिया तो वो 5 सेकेंड लगा उस बॉल को गिरने में। ठीक है, 5 सेकेंड लगा, तो अब न्यूटन लॉ लगाते हैं तो कितना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये ओबे कर रहा है, यानी कि अगर रेस्ट में है और यूनिफॉर्म स्पीड में अगर कोई मोशन हो रहा है और उस बॉडी के को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानेंगे तो वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, बोट है, तो उस बोट का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो गया, इनर्शियल फ्रेम। केस 2 में क्या हुआ, सेम कंडीशन है, वही बोट है, वही बॉय है, उसने उसी बॉल को पकड़ा है और उसने वही बॉल को 5 सेकेंड के लिए टाइम लगा उसको, और 2 मीटर पर सेकेंड से उसने फेंका। लेकिन क्या हुआ, इस बार यूनिफॉर्मली बोट नहीं जा रही, इस बार क्या किया, ड्राइवर ने बोट को एक्सीलरेट कर दिया, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड से उसने 7 मीटर पर सेकेंड से सडनली जैसे उसने बॉल फेंका वैसे ही चल दिया। तो अब टाइम तो उसको इतना ही लग रहा है, 5 सेकेंड ही लग रहा है, और स्पीड भी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड की है बॉल की, लेकिन वो कितनी दूर जाके गिरी, 8 मीटर में जाके गिरी। तो अब अपन देखेंगे कि ये क्या न्यूटन लॉ को फॉलो कर रहा है ना। 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड थी, डिस्टेंस क्या हो गया, 8 हो गया, अपॉन में सेकेंड कितने, 5 सेकेंड लगे टाइम। तो ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये कौन सा केस आ गया अपना, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, यानी कि इस बोट का फ्रेम क्या होगा, नॉन इनर्शियल होगा, क्योंकि एक्सीलरेशन हो रहा है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि जहां पर भी एक्सीलरेशन होगा, जहां पर भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, वो नॉन इनर्शियल। केस 3 हम देखेंगे तो फिर से वही बोट है। ठीक है, केस 3 में भी वही बोट है, वही बॉय है और वही बॉल है, और उतने ही 5 सेकेंड ही उसको लग रहे हैं। लेकिन इसमें क्या हुआ, अचानक से ब्रेक मारा उनने, है ना, एक्सीलरेशन कम किया, रिटार्डेशन किया, किसने, ड्राइवर ने। तो वो 7 सेकेंड में थी पहले, फिर 5 सेकेंड, फिर उसके बाद और कम हो गई 3 सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड हो गई उसकी वेलोसिटी। तो इसके कारण क्या हुआ, बॉल 5 सेकेंड में और दूर जाके गिर गई, यानी कि 12 मीटर में जाके गिरी। ठीक है, तो अब देखो ये न्यूटन लॉ को फॉलो करेगा क्या, 2 मीटर पर सेकेंड से उसने बॉल फेंकी, कितनी दूर गई, 12 मीटर, और टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। तो भी ये न्यूटन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, यानी कि ये भी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा इसमें भी, क्योंकि इसमें भी रिटार्डेशन हो रहा है, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है ना। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ा, अलग अलग डायरेक्शन पढ़े। ठीक है,
तो उसके हिसाब से टाइप्स ऑफ मोशन और देख लेते हैं क्या होता है टाइप्स ऑफ। बॉडी है एक डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में एक डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। अब वो स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है, तो इसमें से कोई भी कोऑर्डिनेट या तो एक्स या तो वाई या तो जेड को इस डायरेक्शन में रख लीजिए, ठीक है। अगर ये स्ट्रेट लाइन में ऐसे ऊपर भी जा रही है ना तो फिर ऐसे रख लीजिए, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, अगर मैं इस जगह पर कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाऊं, फिर एक्सेस को ये रख लिया हमने, है ना, ये यहाँ पर ऐसे जा रही है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, है ना। अब तो क्या हो रहा है, ये पहले बॉडी की पोजीशन यहाँ थी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन यहाँ आई, पोजीशन यहाँ आई, तो क्या हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, 1 आया, 2 आया, 3 हुआ, लेकिन वाई में कोई चेंज आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, यानी कि वो वाई क्या है 0, और जेड में कोई चेंज आ रहा है क्या, वो बोर्ड से बाहर ऑब्जेक्ट आ रहा है क्या, अंदर को जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इसीलिए इसमें कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें चेंज आ रहा है, एक कोऑर्डिनेट में, यानी कि या तो फिर एक्स एक्सिस में। अगर हाँ, अगर बॉडी ऊपर की तरफ से सिंपल स्ट्रेट लाइन से मूव करती तो वाई में चेंज आता, लेकिन एक्स में चेंज नहीं आता, एक्स कांस्टेंट होता, ठीक है। अगर ऐसे भी जा रही है तो भी वाई तो कांस्टेंट है, 1 ही है, लेकिन एक्स चेंज हो रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हम कहेंगे 1D मोशन, यानी कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो 1 डायमेंशनल मोशन, और इंसेक्ट है, चींटी है, और मैंने एक धागा लिया तो वो चींटी उस धागे में चढ़ रही है, तो हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन चाहिए, एक कोऑर्डिनेट चाहिए, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है तो वो बताने के लिए, ठीक है। तो ये उसका एग्जांपल हो गया एक। अच्छा, डी मोशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन में कोई भी बॉडी है, पहले कोई भी ऑब्जेक्ट है यहाँ था, अब वो ऑब्जेक्ट चेंज होके यहाँ हो गया, ऐसे सर्कुलर भी जा रहा है, कैसे भी जा रहा है, फिर वो ऐसे आ गया, इस पोजीशन में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों चीज़ चेंज हो रही है, एक्स एक्सिस भी चेंज हो रही है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट कितना था, 2 था, फिर उसके बाद एक्स कोऑर्डिनेट 4 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट कितना था, 2 था, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट 2.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, तो इसमें कितने कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है, 2 कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ रही है। तो वो सिंपली हमको क्या, प्लेन की ज़रूरत पड़ रही, तो इसलिए हम 2D मोशन और मोशन इन प्लेन, 2D मोशन को मोशन इन प्लेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये, अब इसका सिंपल से एग्जांपल कुछ भी ले लो, कोई इंसेक्ट है ऐसे दीवार में ऐसे चल रहा है, या तो फिर कोई फुटबॉल प्लेयर है फुटबॉल खेल रहा है, ठीक है, तो वो उसका एग्जांपल हो गया। अब थ्री डायमेंशनल मोशन, तो 3 डायमेंशनल मोशन में क्या होता है, जैसे कि ये डस्टर यहाँ पर है ना। अब डस्टर की पोजीशन बताने के लिए मुझे 3 एक्सेस की, तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसे जा रहा है डस्टर, है ना, तो हमें एक्स भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, और बाहर की तरफ है डस्टर, है ना, ऐसे जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, तो मतलब कि ये जो जेड होगा, आप देखिए इसको, है ना, 3D फॉर्म में आप एज्यूम करिए कि ये जो जेड होगा ये भी चेंज होगा, है ना, इसके लिए। तो इसलिए हमको तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं इसमें, ऑल 3 कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग, तो इसलिए ये क्या हो गया, 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल कुछ भी हो सकता है, बर्ड फ्लाइंग इन स्काई, आयरन मैन फ्लाइंग इन स्काई, तो ये सब हो गया एग्जांपल उसका, ठीक है। तो आई होप आपको ये बेसिक्स फिजिक्स के समझ में आए होंगे। थैंक यू।